नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से पूरा एक इकोसिस्टम दुनिया भर का वेस्टर्न कंट्रीज़ का लग गया है नेतन्याहू को बचाने में। लोगों को नेतन्याहू को लोग बचा रहे हैं ये सुन के पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। बहरहाल उस वीडियो में बहुत रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब मैं यहाँ रिस्पॉन्स का जिक्र करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरे चैनल के व्यूज़ गिर रहे हैं। बहुत सारे लोग आके कमेंट करने लगते हैं, तुम्हारे व्यूज़ इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि तुम मोदी जी के खिलाफ दिखाते हो, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। कोई कुछ, सब अपनी अपनी हसरत। हिंदुस्तान में सबको निष्पक्षता चाहिए, तगड़ी वाली। और वो तगड़ी वाली निष्पक्षता का मतलब यह है कि वो निष्पक्षता उसके पक्ष में हो जिसको वो चाहते हैं। खैर, और व्यूज़ के लिए मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, वरना बहुत सारे नाटक नौटंकी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो कल मैंने आपको बताया था किस तरह से अमेरिका और पूरा वेस्ट नेतन्याहू को बचाने में लग गया, और किस तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जजों को हटा दिया गया, किस तरह से वकील के ऊपर आरोप लगाए गए यौन उत्पीड़न के और उसको जेल में डालने की कोशिश की गई सिर्फ नेतन्याहू को बचाने के लिए। किस किस तरह के प्रपंच हो रहे हैं ये कल मैंने आपको बताया था। और उस पूरी रिपोर्ट के बीच में एक खबर ये भी थी कि अमेरिका ने नेतन्याहू को क्लीन चिट दे दी है, और ये कहा है कि नेतन्याहू ने गजा के अंदर जो राहत है वो पहुंचाने में अड़ंगे नहीं लगाए हैं। 30 दिन पहले इसी अमेरिका ने नेतन्याहू को वार्निंग दी थी। तो इसका मतलब या तो तुम पागल हो जो पहले वार्निंग दे रहे थे, और वो आदमी इतना अच्छा है कि किसी को रोक नहीं देता। बहरहाल उसी अमेरिका के यहाँ से अब जो खबर आई है वो मेरी उस बात की पुष्टि करती है जिसमें बार बार कहता हूँ कि हम इतिहास का सबसे ज़्यादा अत्याचार देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में जब इसकी निष्पक्ष समीक्षा हो तो हम हिटलर की दरिंदगियों को भी माने के पीछे छोड़ दिया गया है। आज बात करेंगे, एक नई रिपोर्ट आई है अमेरिका से, उसके बारे में, और डिस्कस करेंगे। आपने कल्पना भी नहीं की होगी इस लेवल का वहाँ पर जुल्मों सितम हुआ। 45,000 मौतें तो देख रहे हैं, लेकिन क्या क्या हो रहा है इसको समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। पैंतालीस या 50,000 मौतों का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि कोई 20 लाख लोग कुल रहते हैं गाज़ा पट्टी में। 20 लाख लोगों में से 45,000 लोग मारे गए, बल्कि 50,000 हो चुके होंगे अब तो 20 लाखों में से। और ये एक मौत का आंकड़ा है। आदमी एक बार मर के चला जाता है तब भी वो सोचता है कि इस जुल्मों सितम से, इस टॉर्चर से, कई बार कहता ना, हे भगवान मुझे उठा ले, उसे राहत मिल गई। लेकिन जो लोग भोग रहे हैं उनके बारे में ह्यूमन राइट वॉच, अमेरिका का एनजीओ है, पूरी दुनिया में मानवाधिकार के लिए उसको जाना जाता है, और उसका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो उसने इजराइल के पक्ष में ही अपनी राय रखी है। लेकिन उसकी गाज़ा पर जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम उस दर्द को तो बयान नहीं कर सकते जो लोगों के दिल में है। हम उस दर्द को नहीं देख सकते वहाँ जाए बगैर, वहाँ पर कैमरा ले जाए बगैर, लोगों से बात किए बगैर। लेकिन हाँ, हम आंकड़ों से भी उसको समझ सकते हैं। आप सोचिए कि 13 महीने के विनाश में गाज़ा के अंदर, जिसकी करीब 19 लाख 1.9 मिलियन आबादी है, उसके अंदर 90% से ज़्यादा आबादी विस्थापित हो गई है। मतलब 2 मिलियन आबादी है, 1.9 मिलियन विस्थापित हो गई है। एक शहर के 90% लोग अपने घरों से निकालकर भगा दिए गए हैं। यानी उस शहर में 90% लोग शरणार्थी हैं। उस शहर के 90% लोगों का घर छिन चुका है, उनका शहर छिन चुका है, उनके मोहल्ले छिन चुके हैं। उनको अनजान हिस्से में अपने ही देश के कहीं जबरदस्ती बंदूक की नोक पर भेज दिया गया है,
और वहाँ पर भी वो रोज़ नई चुनौतियों को झेल रहे हैं। कभी बम गिर जाता है, कभी मिसाइल गिर जाती है। अब एक सवाल आगे बढ़ने से पहले जो मैं बार बार कहता हूँ, राजनीतिक लड़ाइयाँ बड़े बड़े लोगों की थी, आम जनता का इससे क्या लेना देना। आज हमास के पास में उनके हॉस्टेजेज हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो उन्होंने पकड़ रखी हुई है अपने पास या हॉस्टेजेज को रखा हुआ है, उनको क्यों रखा है? ये दिमाग में आपके सवाल आया, और इस सवाल में ही वो आशंका का उत्तर छिपा हुआ है कि किस तरह से हमास कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल का वो काम आसान काम करने में लगा है जो कि गाज़ा की तबाही का काम है और गाज़ा पर कब्जे का काम है। गाज़ा के लोगों को इतना टेरराइज करो कि उसके बाद इजराइल वहां पर जो भी करे लोग चूं चपड़ ना कर सकें। ये उसी का सिलसिले का हिस्सा है कि 90% आबादी को भगा दिया गया है अपने अपने घरों से निकाल के। कई के तोड़ दिए गए हैं, कई के गिरा दिए गए हैं, कई को ना जाने के कारण गोलियां मारी गई होंगी। तो एक सवाल ये उठता है कि पहले तो भाई तुम हमास वालों, तुमको कोई स्वतंत्रता सेनानी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है कहने दो। मुझे एक सवाल समझ में नहीं आया कि आपने 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला किया था, मिसाइल छोड़ी थी, उसके बाद ये आप हॉस्टेजेस को क्यों उठा लाए, बंधक क्यों ले आए आप, और उन बंधकों को आपने अपने पास क्यों रखा? एक शुरुआती असेसमेंट ये था कि बंधक उनके पास रहेंगे तो अपनी शर्तें मनवा पाएंगे, बंधक उनके पास रहेंगे तो इजराइल को रोक सकेंगे किसी भी प्रकार के आगे के हमले से, किसी प्रकार की तकलीफ से बंधकों को रोका जा सकेगा। बंधकों के नाम पर कि अगर बंधकों की खैरियत चाहते हो तो ये मत करो, बंधकों की खैरियत चाहते हो तो वो मत करो। तो जो जो धरती पे संभव था बंधकों को अपने पास रखने के नाम पे, जो जो ब्लैकमेलिंग हो सकती थी, वो सारी की सारी तो आप नहीं कर पाए। आप कहते हैं हमारे पास बंधक है, खबरदार जो हमारे आदमियों पे हाथ डाला उन्होंने जो करना था वहां के लोगों के साथ किया। आप कहते हो कि हमारे पास बंधक हैं, हमारी ये बात मांगो, उन्होंने कोई बात नहीं मानी, आपके नेताओं को भी मार दिया, याह्या सिन्वार को मार दिया। तो अब आप एक बात सोचिए कि ये बंधकों को रखा क्यों गया था, इन बंधकों को रखने के पीछे क्या रणनीति थी? आज अगर बंधक ना हो, इसको अलग सिरे से समझिए, तो क्या इजराइल के पास कोई बहाना है गाजा के अंदर इस तरह के ऑपरेशन चलाने का? सिर्फ बंधकों को छुड़ाने के नाम पर उस बहाने से ये 20 लाख लोग टॉर्चर झेल रहे हैं ना। इनकी जिंदगी का भरोसा नहीं, इनके खाने का भरोसा नहीं, इनके पीने का भरोसा नहीं, इनके इलाज का भरोसा नहीं, बच्चे तड़प रहे हैं, भोजन का भरोसा नहीं, भोजन को पहुंच ही नहीं पा रहा है। दुनिया भर से अगर कोई राहत पहुंचाना चाहता तो नहीं पहुंच पा रही है। अब तो संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार परिषद है उसका भी आज डेरा डंडा उठ गया है, वहां से उसको उठा के भगा दिया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इतने सारे बंधकों को अपने साथ ले जाने का मकसद ही ये था कि इजराइल को मनमानी करने का बहाना मिल जाए गाजा के अंदर? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है इन बंधकों को अपने पास रखने का? अगर आपको कोई कारण समझ में आता हो, मैंने भी कहा था कि अब तो इन्होंने बंधकों को अपने पास रखा हुआ है और अब इजराइल चाहकर भी इनके ऊपर हमले नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे बंधक वहां पे हैं, अगर मैंने कुछ किया तो हमारे आदमियों को मार देंगे। तो ऐसी भी कोई खबर नहीं आई कि उनके किसी आदमी को मार दिया गया। फिर क्यों है? और इसी वजह से ये जो आम आदमी है, हमास की इस राजनीति में या कहें उसका जो भी क्रांतिकारिता है, उसमें अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो गाजा के निवासियों का हुआ है और फिलिस्तीन का हुआ है। और ये आरोप लगाया है ह्यूमन राइट वॉच ने कि जानबूझकर उनके घरों और जो वहाँ पर गली मोहल्ले की चीज़ें होती हैं, दुकानें होती हैं, वाटर सप्लाई के टैंक होते हैं, ये पूरा जो नागरिक संरचना होती है ना भाई, ये कई कॉलोनी बस्ती है तो गैस भी आती है, टेलीफोन की लाइन भी आती हैं, इसको जानबूझकर इजराइल ने ठिकाने लगाया, तोड़ा है, ताकि इस इलाके को बफर जोन घोषित करके एक सेफ कॉरिडोर बना दिया जाए जिससे फिलिस्तीनियों को परमानेंट विस्थापित कर दिया जाए।
यानी फिलिस्तीनी उनकी ही ज़मीन पे नहीं रहेंगे, वहाँ इजराइल का कब्जा होगा। एक नक्शा ह्यूमन राइट वॉच की इस रिपोर्ट के आधार पर टाइम्स ने जारी किया है और इस नक्शे में बताया गया है कि किस तरह से और कहाँ से गाज़ा के अंदर फिलिस्तीनियों को निर्वासित कर दिया गया है। सुरक्षा के नाम पर फिलिस्तीनियों को मार रहा है, ह्यूमन राइट वॉच ने कहा। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, और उनके रास्तों को बमबारी कर रहा है। यानी आपको पहले भगाया और जब आपको घरों से निकाला गया और दौड़ाया गया और आप जब विस्थापित होके नॉर्थ जो है वो आपका गाज़ा पट्टी, उत्तरी गाज़ा पट्टी से जब दक्षिणी गाज़ा पट्टी जा रहे हो तो रास्ते में आपके ऊपर बम गिरा रहे हैं, आपके समूहों के ऊपर। ये रिपोर्ट अमेरिका से आ रही है और ये जो संस्था है इसके रिकॉर्ड पे भी हम चर्चा करेंगे। और वो कह रहा है कि खाना, पानी, सफाई, सारी सुविधाओं को इजराइल ने जितना संभव हो सका इन लोगों से दूर किया है। और इसके साथ साथ यूएन की जांच में इजराइल पर आरोप है कि उसने गाज़ा के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर नष्ट किया, सारे अस्पतालों को मिसाइल से तबाह कर दिया और एक बयान दे दिया कि इसके नीचे उनकी टनल थी, इसके नीचे हमास ने अड्डा बनाया हुआ था। अभी तक एक भी जांच में ये चीज साबित नहीं हुई है। आप किसी का घर बुलडोजर से गिरा दो, उसके बाद कहो कि नक्शे के मुताबिक नहीं बना था। दुनिया की कोई ताकत पता लगा सकती है कि उसका नक्शा क्या था जब आपने उसको नष्ट ही कर दिया। यही तो यूपी में हो रहा था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़े तरीके से सरकार को रगड़ा है। अवैध निर्माण बोल दो उसको गिराने के बाद, आपने सजा कैसे दे दी? खैर, जो अंधेरगर्दी यहां चलती है पूरी दुनिया में चलती है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर अभी और भी विस्थापन होगा। भैया अब और कितना होगा? 90% आबादी तो विस्थापित हो चुकी है। और इसमें कहा गया है, इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट वॉच की, ध्यान से सुनिए, अमेरिका की रिपोर्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल पर सैंक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए और दबाव बनाए ताकि वो नागरिकों की सुरक्षा कर सके। ये ह्यूमन राइट वॉच वो संस्था है जो हमेशा बदनाम हुई है, तो वैसे इसको बहुत निष्पक्ष माना जाता है, अगर बदनाम हुई है तो अमेरिका और इजराइल का पक्ष लेने के लिए हुई है। 2003 के ईरान इराक युद्ध में भी इस पर बेईमानी के आरोप लगे थे। बेईमानी के आरोप ऐसे लगे थे कि इसने जो है वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन की, ऊपरी बुराई तो कर दी अमेरिका की, हाँ वहाँ पर उन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया वगैरह वगैरह, लेकिन अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ बेहद सख्त टाइप की रिपोर्ट दी थी। और ये रिपोर्ट जो आज गाज़ा की आई है ये भी बहुत सख्त रिपोर्ट है। लेकिन बात ये है, कुछ होगा क्या इससे? इससे कुछ होगा क्या? रोज़ चीज़ें आती हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, अपने काम में करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ ट्रंप को भी खुले हाथ से काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको एक और रिपोर्ट ला रहा हूँ कि किस तरह का पागलपन ट्रंप ने जो है आते ही शुरू कर दिया है। दिमाग बिल्कुल जिसको कहते हैं काम नहीं करना, उल्टे सीधे फैसले ले रहा है। और स्थिति ये आ गई है कि अमेरिका में गृह युद्ध ना शुरू हो जाए, अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी, इस तरह के उसने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ये मैं दूसरे चैनल पे दूसरे वीडियो में ला रहा हूँ, चूँकि ये वीडियो गाज़ा पे है इसलिए इस पर ही रखते हैं। और अमेरिकी नीतियों को नरम तरीके से पेश करता है, ये आरोप इसके ऊपर लगा है। अफगानिस्तान में अमेरिका का जब अतिक्रमण हुआ, अमेरिका की कार्रवाई हुई, उस दौरान भी अमेरिका का इतना बड़ा युद्ध अपराध था, कई सारे हुए थे वहाँ पे, उस पे ह्यूमन राइट वॉच नरम रहा है। यानी ये प्रो अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अमेरिका का ही संगठन है, तो उससे हम ये ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि भाई वो अगर रिपोर्ट दे रहा है तो उसकी पुरानी छवि देखते हुए वो जो भी देगा वो अमेरिका के फ़ायदे की देगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो उसने रिपोर्ट दी है उसने अमेरिका के खास नेतन्याहू के छिलके उधेड़ दिए हैं। सीरिया में भी इस पर आरोप लगा कि इसने अमेरिका के ने जिस तरह तबाह कर दिया था सीरिया को, इसने जो मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट दी उसमें अमेरिका को बहुत हल्का हाथ रख के छोड़ दिया था, जबकि वायु सेना ने बड़ी पैमाने पर तबाही मचा दी थी उस देश में।
फिलिस्तीन के मामले में भी ये अमेरिका का समर्थन करता है, इजराइल का समर्थन करता है और इसकी तमाम तरह की नीतियां रही हैं। तो अब आप तस्वीर को 1 मिनट के लिए सोचिए। आपका जो मोहल्ला है, आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी है, आपकी जो लोकेलिटी जहां आप रहते हैं, मैं आपको 2 मिनट के लिए ले जाना चाहता हूं उस जगह पे जहां की ये कहानी हम बात कर रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पे हम उस स्थिति को समझते हैं और आपकी उस हाउसिंग सोसाइटी में, आपके उस मोहल्ले में एक दिन अचानक एक ऐलान होता है कि आपको ये घर छोड़ के कल तक चले जाना है। अगर आप नहीं जाएंगे तो नतीजे भुगतने को तैयार रहिए। हम यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाने वाले हैं और उस मिलिट्री ऑपरेशन में हम आतंकवादियों की घर घर तलाश करेंगे और इस बीच में आपको आतंकित करने के लिए आपके कुछ लोगों की हत्या कर दी जाती है। आप डरे घबराए हुए किसी तरह से घर का जो भी थोड़ा बहुत सामान, 1 अटैची, 2 अटैची, 4 अटैची, जितने लोग घर में मेंबर हुए, लेके निकल पड़ते हैं उस अज्ञात स्थान पे जहाँ जाके आपको सेटल होना है, क्योंकि वहाँ पर कोई शरणार्थी कैंप तो है नहीं। जो संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कैंप है उन पे तो बम गिरा गिरा के बुरा हाल कर दिया। जहाँ किस्मत ले जाए, जहाँ झुग्गी बना के रहने को मिल जाए, जहाँ शेल्टर मिल जाए, वहाँ रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। औरतें, बच्चे, बीमार, बूढ़े सब चले जा रहे हैं। जो 2-4 बच गए, जिन्होंने सोचा 4 दिन बाद जाएंगे, या जिन्होंने सोचा हम वापस इलाके में कभी ना कभी तो आएंगे, उनको पता चलता है कि जो पानी की टंकी जिससे पानी की सप्लाई होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अस्पताल, स्कूल सारे के सारे तबाह कर दिए गए हैं, यानी उस जगह को रहने लायक नहीं। अब आप वहाँ से, उस शहर से अज्ञात स्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तड़ातड़ आपके ऊपर कोई गोलियां चलाना शुरू कर देता है। महिलाएं, बच्चे, आप अगर उस दृश्य की अभी भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो याद कीजिए लॉकडाउन के टाइम पे हिंदुस्तान के मज़दूर किस तरह से समूह बना के पैदल पैदल हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके थे। ये वैसा ही दृश्य है। उन मज़दूरों के पास ये विकल्प था कि वो अपने घर में कुछ दिन और रुक सकते थे या कोरोना की रिस्क लेकर ज़्यादा समय तक रुक सकते थे। नहीं जाते गांव तो भी उनको इसकी इजाज़त थी। लेकिन इस केस में, इज़राइल के केस में ख़ास तौर पे ये जो हो रहा है गाज़ा में, उन गरीबों के पास कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे में जैसा यहाँ पर हुआ था लॉकडाउन में कि पुलिस वाले आपको पलायन करते देख लेते थे, सरकार की बदनामी ना हो इसलिए कूटा पीटा जा रहा था, और वहाँ पर आप सही सलामत पलायन करके ना पहुँच जाएं, आपके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट कह रही है, ह्यूमन राइट वॉच, छोटा मोटा हम में से हम सब ने कभी ना कभी इसका नाम सुन रखा होगा। 50 रिपोर्ट हम इसकी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन राइट वॉच एक बड़ी संस्था है और आप पे गोलियां, अगर उस गोलीबारी में, उस बम गिराने में आप किसी तरह बच गए और घायल हो गए तो आप अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं तो अस्पताल में गोली, आपके ऊपर बम गिरा दिए जा रहे हैं। ये नफरत का आलम, ये तो कभी आपने कहीं किसी भी, मुझे याद नहीं आता आपने कभी किसी इतिहास में किसी जगह पे इस कदर जुल्मों से सितम देखा होगा। ये परिस्थिति हमारे सामने ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट रख रही है। ये परिस्थिति हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जो हो रहा है, जो बताया जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में घर से निकल के कहीं ठिकाना ढूंढने तक, बम से तबाह किसी बिल्डिंग में कुछ 4 लोग बस गए होंगे या कहीं पे उन्होंने झुग्गी बस्तियां बसा ली होंगी, इंसान हैं, तो वहां पर भी उनको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। कैसे जी रहे हैं इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और सबके लिए जिम्मेदार एक ही आदमी दिखाई देता है और उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि उसके सर पे एक बहुत बड़े शैतान का हाथ है। ये सारी की सारी परिस्थितियां हमको ये एहसास कराती हैं
कि सरकार में रहने की राजनीति के, भाई हमास भी एक राजनीति है, राजनीति किस हद तक गिर सकती है। उनको अपना राज चाहिए, इंसान को कुछ, मतलब आप सोचिए, आप चींटी मर जाए तो आपको पछतावा होता है। आप कॉकरोच को मारना नहीं चाहते हैं, आप सोचते चूहे को पिंजरे में बंद करके दूर छोड़ाऊंगा, कौन जहर खिलाएगा। भारत में चूहे को पकड़ने के लिए वो जो एक गोंद वाला एक सिस्टम आया था, 15 से 17 सरकारों ने, राज्यों की, उसको प्रतिबंधित कर दिया कि वो काफ़ी टॉर्चरस होता है। एक चूहा जो है वो फंस गया है और जैसे वो हाथ पांव चला रहा है वो गोंद उसको और फंसाती जाती है। वो चूहा है। गाजा में आदमियों के साथ ही हो रहा है। जो वहाँ की शिद्दत है, वहाँ की जो हालत है, उसको मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ काम की लगी होंगी। मेरी लगातार कोशिश है, बहुत सारे जोखिम होते हैं सब में, उसके बावजूद आपको लाके आपके सामने सच्चाई रखूं। हमको पता होना चाहिए दुनिया कहाँ जा रही है, और हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि कम से कम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों तक ये बात रख सकते हैं। जो आप सुन रहे हैं इस वीडियो में, जो आपके वीडियो में मैं न्यूज़ क्लिप्स लगा देता हूँ साइड में, अगर किसी को शेयर करना हो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, पूरा वीडियो भी फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि एक जन जागृति आए, लोगों को समझ में आए कि जब आप वोट डालने जाते हो ना 100 रुपये में, तो आप ये नहीं जानते हो कि वो 100 रुपये में आप कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो, 100 रुपये लेकर कितने बड़ा सौदा कर रहे हो। नमस्कार, जय हिंद।